नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले ईडी का मजाक बना रखा है प्रधानमंत्री ने, विपक्ष के ऊपर सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करती है बीजेपी। वहीं पर दोस्तों बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। आपको बताते चले इजराइल के लोगों ने ही खोल दिया नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा। बोले हमारे जितने भी लोगों को बंधक बनाया गया है उनको छुड़ा कर लाओ। बताएंगे आखिरकार क्यों फंस गया नेतन्याहू। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूर्व नौसैनिकों को कतर में दी जा रही है फांसी। तो भड़के ओवैसी बोले प्रधानमंत्री बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके पास जो है यहाँ पर कोई भी वो नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि मुस्लिम देश मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें इजराइल की टेंशन बढ़ चुकी है। आपको बता दें ईरान ने कर दी खुली चुनौती दे दी है। ईरान ने कहा कि इजराइल की इन हरकतों का उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका ने जमकर बरसाए जो है आपको बता दें ईरान पर बमबारी की। अब उनका कहना है कि इसका इजराइल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बता दें कनेक्शन सेम इजराइल से ही है, क्योंकि जो लोग भी इजराइल के ख़िलाफ़ हैं अमेरिका उनका साथ देने के लिए उन पर अटैक कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चलें प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। बोले सच बोलने पर मेरे खिलाफ जो यहाँ पर केस दर्ज कर दिया गया। प्रियंका गांधी बोली डरने वाले नहीं हैं, सच बोलते रहेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चलें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन से डरी हुई है पूरी की पूरी बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महुआ मोहित्रा ने समिति में पेश होने से किया इनकार। बोले मैं नहीं आऊँगी, इस तारीख को मैं बिजी हूँ। बताएंगे महुआ मोहित्रा पर जो आरोप लगे हैं अडानी के ऊपर पैसे लेके सवाल पूछने का, क्या है ये पूरा मामला और क्यों ममता बनर्जी ने बीजेपी को दे दी नसीहत। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फ़िलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी ख़बर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। इजराइल के ख़िलाफ़ ही वहाँ की जनता ने खोल दिया मोर्चा, नेतन्याहू को घेरा। आपको बताते चले दोस्तों नेतन्याहू जो कि वहाँ का पीएम है इजराइल का, अब लोगों ने उसको ही घेर लिया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ जब हमास ने अटैक किया था तो वो अपने साथ आपको बताते चलें इजराइल के 250 से ऊपर लोगों को बंधक बनाकर ले गया था, जिसके बाद इजराइल से कई सवाल पूछे जाने लगे। अब वहाँ के जो लोग हैं उनके जो रिश्तेदार हैं जो अपने हैं उन लोगों ने ही नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल उन्हें अभी तक अपने उन लोगों का पता नहीं चला है जिनको हमास बंधक बनाकर लेकर गया था। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि उनको छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, ना ही ये बताया जा रहा है कि वो जिंदा हैं कि मर चुके हैं। आपको बताते चले इस वक्त नेतन्याहू की सरकार घिरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंग की शुरुआत जो है वो नेतन्याहू की वजह से ही हुई है। लगातार फ़िलिस्तीन की ज़मीन को कब्ज़ा करना और बेचारे वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को भगा देना, यही इजराइल का काम था। ये गुस्सा बढ़ता चला गया और गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोगों ने इजराइल के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि इजराइल के ख़िलाफ़ ये मोर्चा खुल गया था, बात ये भी है कि इजराइल इस वक्त लोगों के निशाने पर है। क्योंकि आपको बताते चले इजराइल और गाज़ा पट्टी में जो जंग छिड़ी हुई है, ख़ास करके गाज़ा पट्टी खाली कराने के उसमें जो यहाँ पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। कल भी जो है यहाँ पर जमकर रॉकेटबाजी हुई और इसमें जो है दोस्तों आप समझिए कई मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। सवाल यही है कि जिन लोगों की जानें जा रही हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या सरकार अभी भी ये सारी जिम्मेदारियों से भागेगी वहाँ की। और सीधी सी बात यह है कि बेचारे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं दोस्तों, उनको सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अब सो रहे हैं, सुबह क्या पता उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे। कौन सी जगह सुरक्षित है ये लोगों को नहीं पता, क्योंकि कहीं पर भी रहो आप, खुले में रहो या घरों में रहो, मिसाइल आकर गिर रही हैं और पूरी तरीके से सब बर्बाद कर रही हैं। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर गरजे राहुल गांधी। राहुल बोले अपने विरोधियों को दबाने का अच्छा तरीका है ईडी। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश के पूर्व 8 नौसैनिक को
जो है कतर में फांसी दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझसे लोग प्यार करते हैं या फिर मुस्लिम देश मेरी बहुत सुनते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री का झूठ तो सामने यहीं आ गया है। दरअसल कतर में हमारे देश के पूर्व 8 सैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, और ये फांसी की सज़ा सुनाने के बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आपको बताते चलें, इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला 2022 का है। 2022 को आपको बता दें, इन 8 पूर्व सैनिकों को उठा लिया गया था। बताया जाता है जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी से इनको रातों रात उठाया गया, और फिर ये कहा गया कि ये जो कंपनी थी दोस्तों, इस कंपनी से ही ये लोग काम करते थे, और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है कतर की, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इज़राइल को ये लोग सबमिट करते थे, इज़राइल को बताते थे कि कतर में क्या चल रहा है। इसी के आरोपों में यार्ड जो है यहाँ पर नेवी ऑफिसर घिरे हुए हैं, और इनको जो यहाँ पर सज़ा सुना दी गई है फांसी की। आपको बता दें, अल समरीन जिसकी फैक्ट्री थी जिसमें ये लोग काम कर रहे थे, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था। आपको बता दूं, इनके ऊपर आरोप यही लगे हैं कि इन लोगों ने वहाँ की जो कतर की इन्फॉर्मेशन है वो इज़राइल के साथ शेयर की, और उसके बदले इज़राइल इन्हें पैसे देता था। लेकिन अब दोस्तों घिर गई है जो है यहाँ पर ये सरकार। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सरकार की वजह से 8 सैनिकों की जान खतरे में है। विपक्ष ने अब आरोप लगाया कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। अब कौन इसका ज़िम्मेदार है दोस्तों, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जिनको सज़ा सुनाई गई है उसके ऊपर राहुल ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने सपोर्ट भी किया है उन लोगों को। राहुल ने यही नहीं, राहुल ने जो यहाँ पर मोदी सरकार की ईडी की कार्रवाई को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज़ कर रही है, बाकी और कुछ नहीं है। और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही ईडी और सीबीआई यूज़ की जाती है। बाकी बीजेपी के नेता तो आराम से खुले ही घूम रहा है भैया, उनके ऊपर तो ना कोई छापा पड़ रहा है, ना ईडी सीबीआई घर पहुंच रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के ऊपर गरजे। ओवैसी बोले प्रधानमंत्री का मुस्लिम प्रेम कहाँ गया। ओवैसी बोले कि हमने संसद में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। दरअसल ओवैसी ने अपने उस मुद्दे को उठाया है जिसमें ओवैसी ने कहा था कि हमारे देश के नेवी ऑफिसरों को छुड़ा कर लाना चाहिए प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुस्लिम देश उनकी सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुलभूषण यादव को अब तक पाकिस्तान से क्यों नहीं लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे देश के 8 नेवी ऑफिसर्स को सज़ा सुना दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि मुस्लिम देश मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सारी बातें झूठी थी। आपको बता दें, ओवैसी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। ओवैसी ने साफ कहा कि बीजेपी इन मुद्दों से भाग रही है। उल्टा जाहिर सी बात है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इन मुद्दों को इसलिए भी उठा रहे हैं कहीं ना कहीं क्योंकि वो शायद जानते हैं कि यही मेन मुद्दे हैं, और इस मुद्दे पर सरकार घिर भी चुकी है। आज ही नहीं, कई बार सरकार से सवाल पूछे गए, लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार की जो कहीं ना कहीं कमज़ोरियां हैं वो लोगों को पता है दोस्तों। और हमारे जो सैनिक हैं उनको छुड़ाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ चुनाव जैसे ही आते हैं अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है हिंदू मुस्लिम का, और वो वही कर रही है अभी भी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री को इस सबसे ज़्यादा चुनाव की चिंता है। उन्हें तो ये पड़ी हुई है कि फ़िलहाल इलेक्शंस में क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, क्या अब ईरान और अमेरिका में भी छिड़ गई जंग। क्या ईरान और अमेरिका भी अब एक दूसरे को करने वाले हैं तबाह। दरअसल दोस्तों ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल यूएस ने जमकर बमबारी की, और जो है ईरान के कई ठिकानों पर उसने बम फेंक दिए जो कि सीरिया से जुड़ा हुआ एरिया है। आपको बताते चले, दरअसल लगातार माना जा रहा है कि ईरान छुपकर हमास की मदद कर रहा है, उधर दूसरी तरफ अमेरिका खुलेआम जो है वो इज़राइल की मदद कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले, कल जो है यहाँ पर इज़राइल ने ईरान के ऊपर बमबारी की और कई बमों को फेंका गया। यही नहीं दोस्तों, अब इस बमबारी को
हटाने के लिए, रोकने के लिए कई देश आ रहे हैं सामने, लेकिन जो है यहाँ पर कुछ देश हैं जो कि आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से बमबारी की और उसके बाद वो बहाना बना रहा है, कह रहा है कि हमने इजराइल की वजह से ये नहीं किया। दोस्तों आप समझिए, जो बाइडन ने सत्ता में आने के बाद लोगों को लगा था जो बाइडन अच्छा काम करेंगे, और हम लोगों ने भी जब कहा था कि अब डोनाल्ड ट्रम्प तो गए मोदी भक्त, अब जो है जो बाइडन आ रहा है, लेकिन जो बाइडन ने भी आकर दोस्तों वही गलतियां करना शुरू कर दिया जो कभी डोनाल्ड ट्रम्प किया करते थे। और एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि इस वक्त जो हमले हो रहे हैं, जो भी ड्रोन से फ्रोन से, ये सब कुछ की वजह से वो खुद ही हैं। अब एक चीज़ सामने आ चुकी है कि फ़िलहाल देश में दोस्तों कुछ पहले से जो चीज़ें हो रही हैं इस पर रोक लगाना चाहिए, और ये टेंशन भी आ चुकी है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह के नहीं बदले तेवर। जेल से ही संजय सिंह ने पीएम मोदी को बता दिया सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संजय सिंह को बीजेपी ने ईडी की हिरासत में भेज रखा। संजय सिंह के साथ साथ मनीष जो है जैन, और जो है उनके साथ साथ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये दो नाम और हैं। ऐसे में आपको बता दें, कल जब संजय सिंह ईडी के सामने पेश हुए तो कोर्ट ने उनकी जो हिरासत है वो 10 तारीख तक के लिए और बढ़ा दी है। जिसके बाद आपको बताते चले संजय सिंह भड़क गए। संजय सिंह ने जेल से ही पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता हैं और उनके भ्रष्टाचारों की पोटली भर चुकी है। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि एक बार नहीं, सच के लिए 100 बार जेल जाने को तैयार हूँ मैं डरने वाला नहीं हूँ। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को लग रहा है लोग उनकी ईडी की कार्रवाई से डर जाएंगे, और इसी चीज़ को लेकर संजय सिंह ने पीएम मोदी को जमकर लपेटा। संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी इस गलतफहमी में है कि हम डर जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, तो वो इस गलतफहमी में ही रहे। आपको बता दें दोस्तों, ये आरोप तो लग ही रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके काम करवा रही है ख़ास करके ईडी से, उससे ईडी की न सिर्फ छवि ख़राब हो गई है ईडी सीबीआई की, बल्कि अब तो लोग उसको इसी नाम से जानने लगे हैं कि ईडी और सीबीआई दोस्तों सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए काम करती है। और आप देख लीजिए हो क्या रहा है, सच में यही हो रहा है। अगर देखा जाए तो ईडी कर क्या रही है, वो यही चीज़ें कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ईडी इस वक्त जो कर रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं संजय सिंह ने साफ कह दिया कि वो नहीं डरेंगे ईडी की कार्रवाई से, वो 10 बार भी जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा अगर सच बोलना है तो। आपको बताते चलें ईडी को लेकर तो जमकर भड़के हुए हैं संजय सिंह, और जो कल बात कही उन्होंने पीएम मोदी के लिए कि पीएम मोदी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि मोदी सरकार के ख़िलाफ़ इस वक्त विपक्ष ने अपना पूरा प्लान तैयार रख रखा है, और ऐसे में क्या करना है क्या नहीं ये हमें साफ साफ पता चल रहा है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इसमें एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोहित्रा ने जो है कमेटी के सामने पेश होने से किया इनकार। बोले अभी नहीं है मेरे पास टाइम, मुझे प्रचार के लिए जाना है, मेरी कमिटमेंट है। दरअसल दोस्तों महुआ मोहित्रा के ऊपर निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया है कि महुआ मोहित्रा जो अडानी का राइवल है उससे पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि संसद टीवी का जो लॉगिन है वो भी महुआ मोहित्रा ने वो एक्सेस जो है वो उसको दे रखा है, जो अडानी का राइवल है दोस्तों, बिजनेस राइवल। और आपको बताते चलें उसने भी ये कबूल कर लिया है, ऐसा कहना है उनका कि उसने भी ये कबूल कर लिया है कि हाँ महुआ मोहित्रा पैसे लेकर सवाल पूछवाता था मैं उनसे, और वो गवाह बन गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों हीरा नंदानी इनका नाम है, और कहा जा रहा है कि महुआ मोहित्रा हीरा नंदानी के लिए अडानी पर सवाल पूछती थी, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। महुआ मोहित्रा ने कहा कि हीरा नंदानी के सर पर बंदूक रखकर इन्होंने साइन करवाए जानबूझकर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब बीजेपी ये तो करती रहती है डराने धमकाने का काम, और लोगों से किस तरीके से ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाना ये आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है। इसी को लेकर जो है पूरा हंगामा भी छिड़ा हुआ है, और उसने साफ कह दिया है कि फ़िलहाल हम कुछ इस चीज़ को एक से जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। तो एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पर सरकार की नीतियाँ समझ से बाहर,
क्योंकि जो सरकार कर रही है वो भी मेरे समझ से बाहर ही है। फ़िलहाल तो ये है कि अब सरकार की नीतियों के ऊपर विपक्ष हमलावर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई जो है यहाँ पर दोस्तों अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी सबको डरा धमका रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सत्ता किसी की भी नहीं होती है, एक ना एक दिन सत्ता हाथ से चली ही जाती है। उन्होंने कहा आज हम लोग सत्ता में हैं, कल हम लोग नहीं होंगे, इस देश के युवा आगे बढ़ेंगे, वो सत्ता में होंगे। उन्होंने कहा लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही सत्ता में रहने वाले हैं, सत्ता उनको कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जब मनमोहन सिंह साहब तीसरी बार चुनाव में खड़े हुए थे मोदी के सामने, तो उनको वोट नहीं मिले थे, वो हार गए थे थोड़े से मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन था। ये मानकर चलिए कि उस वक्त मोदी सरकार की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, तो बहुत कम मार्जिन से वो हार गए थे। लेकिन दोस्तों उस वक्त लोगों ने ये क्यों करा? क्योंकि उस वक्त लोगों को पता है क्या लगता था कि अरे मनमोहन सिंह साहब अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे आएंगे वो इससे भी अच्छा करेंगे। इसीलिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे देकर चुना। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? दूध का दूध पानी का पानी। प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद कोई ना विकास किया, ना ही जो है बेरोजगारी को कम किया, उल्टा महंगाई 10 गुना बढ़ा दी। अब लोगों को तो यही फील होने लगा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे 2014 में वो तो निभा ही नहीं गए। उसके बाद फिर 2019 में चुनाव होता है लोकसभा का। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर प्रधानमंत्री लोगों को जुमला देते हैं कि मुझे 5 साल और दीजिए, अब मैं काम करूंगा, बहुत अच्छा काम करूंगा। अभी मेरे को 5 साल में मैं कुछ सुधार नहीं पाया, कांग्रेस ने बहुत बिगाड़ दिया। उसके बाद जनता ने फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को 2019 में देश का पीएम चुन लिया। लेकिन दोस्तों अब 10 साल बाद भी अगर आप ये कहो कि अभी भी हम देश को जो है यहाँ पर आगे लेकर जाएंगे 2029-2050 तक, तो लोग भी सोचते हैं कि यार अब ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ऐसी सरकार दोस्तों जो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से भाग रही हो, ना ओबीसी पर बात कर रही है बीजेपी, ना दलित, पिछड़ों, आदिवासियों पर बात कर रही है, जो मेन देश की चीज़ें हैं उन पर कोई बात नहीं हो रही है। और इस पर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस ने ही घेरा है दोस्तों आज। और इससे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल जो चीज़ पूछने की होती है वो कभी नहीं बताते ये लोग। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगेगा बड़ा झटका। इससे जो है यहाँ पर अब जो विदेश है दोस्तों, विदेशों में जो हमारे देश के साथ किया जा रहा है व्यवहार, उसको लेकर सरकार घिर चुकी है। दरअसल आपको बताते चलें, हमास और इजराइल की लड़ाई में भारत ने स्टैंड ले लिया है कि वो हमास की फ़िलिस्तीनियों की मदद कर रहा है। ऐसे में आपको बताते चले अब मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं दोस्तों बीजेपी की, क्योंकि इजराइल नाराज़ हो रहा है। आपको बताते चले इजराइल चाहता है कि भारत उसका साथ दे इस लड़ाई में। इजराइल के जो वहाँ के मंत्री हैं उन्होंने अभी अपील भी की थी नरेंद्र मोदी से कि फ़िलहाल इजराइल जो है वो हमारा साथ दे भारत इजराइल की लड़ाई में। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई तो ये है कि अभी ये सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है और इस सरकार के पास कोई चांस है ही नहीं। क्योंकि सरकार को दोस्तों कुछ भी लगे, लेकिन देश की सच्चाई तो वही रहने वाली है जो इस वक्त हो रहा है। और आप भी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। फ़िलहाल तो इस वक्त जो कर रहे हैं सरकारें वो आपके और मेरे सामने है। प्रधानमंत्री से लेकर दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी तक हर कोई घिरा हुआ है। और इसके घिरने का सिर्फ एक ही कारण है कि आज हमारे देश की राजनीति थोड़ी बदल चुकी है दोस्तों। आप देखिए कांग्रेस ने कितने ज़बरदस्त मुद्दे उठाए, उसने ओबीसी का उठाया है और जिस पर बीजेपी फंस चुकी है। बीजेपी को ख़ुद को भी पता है कि उसके पास कोई भी चांस नहीं है, या उसके पास कोई भी जो दोस्तों इस पर सवाल नहीं है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की खबरें लाते रहते हैं आपके लिए जो दोस्तों